हेलो कैडेट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। एक बार फिर से सर आ गए हैं अपना वादा पूरा करने की। जैसा कि हमने बात की थी कि हम लोग अपना एनडीए का सारा कंपोनेंट बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं बेटा। तो 2 चैप्टर हमारे हो चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले 2 चैप्टर मिस किए हैं भाई, उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि अपनी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके पहले 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें बेटा। और जो अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा। 3rd चैप्टर आपको पूरा समझ आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाएंगे सर, ठीक है? तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो 3rd चैप्टर हमारा जो है दैट इज बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा, और थोड़ा सा इसमें गैस लॉज की भी बात होगी। तो ये हमारा थोड़ा सा, जैसे हम बात करते हैं हमेशा केमिस्ट्री में कुछ +1 +2 के टॉपिक टच कर जाते हैं, तो ये टच कर गया बेटा। क्योंकि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम पूरी तरह से देखें तो इट इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ +1, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और गैस लॉज वो हिस्सा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर स्टेट्स ऑफ मैटर। ये थोड़ा सा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है? तो कॉमन सा हिस्सा है ये बेटा, जो हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है। तो आओ भाई स्टूडेंट्स, चले आगे की तरफ। लेट अस मूव, लेट अस रॉक, और जल्दी से देखते हैं बेटा। लेट अस सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो लॉज है बेटा, ये जो लॉज हमने रीड किए हैं, ये लॉज हम राइट फ्रॉम 9th क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, लेकिन इनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है बहुत स्टूडेंट्स को। बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लॉज की स्टेटमेंट भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ ली, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता लगती। तो आज आपके सर आपके साथ इन एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं भाई। कैसे आपको पता लगे कि कौन सा लॉ किस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, तो आओ देखें कैसे। तो सबसे पहले आपके सामने बेटा वो कह रहा है, मुझे बड़ा इंफॉर्मेशन सिंपल सी कह रहा है कि कौन सा लॉ है जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है किसी केमिकल रिएक्शन में। अब मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूंगा बेटा, इसमें जो मेन वर्ड हमें ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है बेटा जी, वी शुड रिमेंबर दैट इट इज मास। तो जब यार मास की बात हो रही है दोस्तों, जब मास की बात हो रही है, इसका मतलब मास का मतलब ही क्लियर हो जाएगा कि 100% हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो 100% उस चीज को मैच कर जाएगा। क्योंकि जो क्या कहता था भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और यहां मैं ये भी चीज ऐड कर दूं स्टूडेंट्स की, जो हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है बेटे, उसमें मास या वेट यूज हो सकता है शब्द, लेकिन फिजिक्स में आपको पता है वेट में m इंटू जी आ जाता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे वेट और मास में डिफरेंस है, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग ये लेके चलते हैं कि मास बोला हो चाहे वेट बोला हो भाई, मेरे लिए तो वो एक तरह से है क्या, वो मास ही है बेटा। तो पहला लॉ क्लियर हुआ भाई सबको? क्या है भाई पहला लॉ? Law of conservation of mass states that in a chemical reaction, total mass of reactant is always equal to total mass of products. तो देखो कितना इजी सी बात होगी भाई कि जब भी मास की बात होगी, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की बात होगी, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लगेगा कौन सा लॉ ऑब्वे हो रहा है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें यह भी बात ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जो हमारा इक्वेशन हम लोग बैलेंस करते थे भाई, केमिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब ही ये था, इट इज टू ओबे विच लॉ? कौन सा लॉ ओबे करने के लिए था भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो पहला लॉ मेरे को लग रहा है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ सर एक और चीज आपको एड ऑन करेंगे भाई, सर विल एड ऑन वन मोर थिंग, कि इसके साथ आप ये भी याद करें भाई, जिन्होंने ये लॉ दिया था एंटनी लेवोजियर, ज्यादातर जो फेमस है बेटा, इट इज बाय द नेम फेमस एज लेवोजियर। सो लेवोजियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जस्ट रिमेंबर दैट बेसिक इंफॉर्मेशन। डन है भाई, क्लियर है? इसमें कुछ और लॉज की बात हो रही है बेटा, जैसे एक बात हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप पढ़ोगे भाई फिजिक्स में ज्यादातर, या हमारे थर्मोडायनेमिक्स वाले हिस्से में केमिस्ट्री में, जिसमें हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। बहुत बढ़िया, ये स्टेटमेंट मोस्टली सबको याद रहती है जी। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब मैं अगर इसका भी आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरी हमने साथ ही बात करनी है बेटा, तो जैसे मैं कहूं वाटर है भाई, वाटर में हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। तो कंपोजिशन हमेशा क्या है जी? फिक्स। तो जब कंपोजिशन फिक्स है भाई, कौन सा लॉ ऑब्वे होगा भाई? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम भी याद रखना स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ भी याद रहेगा भाई कि जो एलिमेंट्स हैं वो जब भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ये एक तरह से आपकी डेफिनेशन भी थी बेटा कंपाउंड की। तो ये किसने दिया था भाई? ये दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एंड इट वाज गिवन बाय बेटा प्राउस्ट। आपके आगे नाम आ जाएगा क्वेश्चन में भी, ठीक है बेटा? जोसेफ प्राउस्ट, जस्ट रिमेंबर प्राउस्ट, उन्होंने दिया था जी ये लॉ। तो दूसरा लॉ भी आगे यूज करेंगे, देखते हैं भाई, जहां आएगा स्टेटमेंट, आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे सर ने वादा किया था भाई।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आई थिंक बेटा +1 के अगर हम सिलेबस से बात करें ये आउट हो जाता है बेटा कई बार, लेकिन इसका मैं हमेशा बहुत ही सिंपल वे में अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं बेटा कि जब आपके पास एलिमेंट हो कितने भाई, जस्ट सी द फिंगर्स 3, कितने कंपाउंड होंगे जी 3, यानी 3 टाइप के एलिमेंट्स 3 टाइप के कंपाउंड। तो आप समझ लीजिए भाई आप कौन सा लॉ पे पहुंच गए भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और इसी का दूसरा नाम भी याद रखना है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर। रिक्टर सुना है सबने, वो जो अर्थक्वेक में बात करते हैं बेटा रिक्टर स्केल, वही रिक्टर है बेटा, जेरेमिस रिक्टर। तो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट आल्सो, डन। और एक मल्टीपल प्रोपोर्शन और आएगा भाई, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ भाई, मल्टीपल कंपाउंड, कितनी तरह के एलिमेंट 2, लेकिन कंपाउंड 2 या उससे ज्यादा। वो किसने दिया था भाई, डाल्टन। आई थिंक आप सबको ध्यान आ जाएगा भाई डाल्टन के बारे में जब हम बात करते हैं। मैं बार बार हर क्वेश्चन पे आपको रिवाइज करने वाला हूं स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लॉज अच्छे से क्लियर हो जाए बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया भाई कि जब भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कौन सा लॉ होगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था जी, लेवोजियर। वेरी गुड। तो सी हमने कितने अच्छे से थ्योरी रिपीट की एक क्वेश्चन में, और अच्छे से उसको हमने बिल्कुल अपने काबू में रख लिया भाई। अब स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट करेक्ट फॉर, कहता किसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटे, आपके पास जो रेडियो एक्टिव चेंज होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप सबने चेक किया होगा हमारे पास एक इक्वेशन आती है बेटा, E इज इक्वल टू mc²। वो क्या शो कर रही है बेटा, वो ये शो कर रही है कि कुछ हिस्सा मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और कुछ एनर्जी जो है इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू मास। तो इसको हम एक तरह से लॉ ऑफ मास एनर्जी भी बोल देते हैं बेटा, रखिए। तो रेडियोएक्टिव चेंज के लिए प्लीज याद रखिएगा भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट नहीं है। नॉट पक्का अंडरलाइन करना, सर ने बार बार बोला था पक्का क्वेश्चन में जीएटी वाले में, ठीक है बेटा। तो रेडियोएक्टिव चेंज के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है। और याद रखना बेटा, जितने न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें हम कभी बैलेंसिंग नॉर्मल वे में नहीं करते। उसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, याद आया, टोटल एटॉमिक नंबर का सम रिएक्टेंट की तरफ और टोटल एटॉमिक मास का सम रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एटॉमिक मास, तो उसमें बैलेंसिंग अलग तरह से करते हैं बेटा। क्लियर है जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं एप्लीकेबल है, किसमें नहीं एप्लीकेबल है भाई, इन द रेडियोएक्टिव चेंज, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस। सो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैडेट्स। देन लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अब देखो ये मैं इनडायरेक्टली आपसे बात कर चुका हूं। देखो जैसे ही हम लोग जब हम अच्छे से डिटेल में किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें कोई और स्टूडेंट भी, कोई और क्वेश्चन भी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है बच्चों। तो ये वैसा ही है, देखो आपको पहले से आता है इसका आंसर कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू विच लॉ। आई थिंक यू ऑल विल एग्री नाउ विद मी, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इजंट इट, तो इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं भाई, कौन से लॉ को ओबे करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। अब पिछली बात भी रिवाइज करें जल्दी से, आ जाओ रिवाइज करें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था भाई, सर ने बताया था, जॉन डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, याद आया, 2 तरह के एलिमेंट और 2 या उससे ज्यादा तरह के कंपाउंड। बढ़िया। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ किसने दिया था भाई, दिस लॉ वाज गिवन बाय जे रिक्टर, जेरेमिस रिक्टर, जिन्होंने रिक्टर स्केल दिया था बेटा, जिसपे अर्थक्वेक को मेजर आउट करते हैं इंटेंसिटी को। याद आ गया, बढ़िया। इसमें क्या पहचाना भाई, एलिमेंट कितनी तरह के, याद आ गया 3, और कंपाउंड भी कितनी तरह के 3, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था भाई, याद आया, सर ने बोला था अभी, नाम याद हो बेटा, प्राउस्ट, कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स की रेशियो है वो क्या रहेगी भाई, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन डेफिनेट। सो गिवन बाय प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। और कंजर्वेशन ऑफ मास सर ने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था भाई, अगर याद हो, इट वाज गिवन बाय लेवोजियर। In a chemical reaction, total mass of reactant is always equal to total mass of products. तो आई होप सारे लॉज आपके टिप पे हो गए होंगे भाई, आपको एक एक लॉ अप्लाइड फॉर्म में समझ आ चुका होगा कि हर एक लॉ में हमने क्या बात करनी है। अब देख लीजिए भाई, आपका फोर्थ क्वेश्चन आ गया, और फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से आता है पहले से, बिकॉज हम पिछले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तभी सर बार बार कहते हैं कि हर क्वेश्चन के ऑप्शंस को छानना है, अच्छे से एनालाइज करना है। जब अच्छे से एनालाइज करोगे तो अपने आप ही बहुत ही जबरदस्त हमारा नॉलेज जो है तैयार होना शुरू हो जाएगा दोस्तों।
सो फोर्थ क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव चेंज फॉलोज द लॉ ऑफ व्हाट? तो आई हैव टोल्ड यू इट फॉलोज विच लॉ बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन फिर से दे देता हूं भाई, इट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें c बताया था सर ने पहले भी, दोबारा फिर बता दूं, इट इज स्पीड ऑफ लाइट एंड वी ऑल रिमेंबर इट्स वैल्यू, इट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी भाई कि रेडियो एक्टिव चेंज जो है वो कौन से लॉ को ओबे करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। वेरी गुड, वेरी नाइस टू सी दैट। So let us move forward cadets, let's move to the fifth question जी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइएगा जी। बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, बड़े बड़े ऑप्शंस है बेटा, लेकिन जितना चाहिए क्वेश्चन उतना आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है सर ने। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन लगेगा, ऐसा लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई यूपीएससी वालों ने, लेकिन बेटे फिर से वही बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे विद इन सेकेंड्स यू विल एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन गिवन बिलो? आपने बेटा जब भी कोई रिएक्शन दिया हो पहले तो ये चेक करना है क्या वो रिएक्शन बैलेंस है। हमेशा अपनी आदत बना लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया है भाई, इज इट बैलेंस? ध्यान दो, आयरन कितने भाई? 4। आयरन कितने प्रोडक्ट्स में? 4। ऑक्सीजन कितने जी? 6। ऑक्सीजन कितने जी? 6। तो इसका मतलब पूरी तरह से हमारी इक्वेशन क्या है जी? बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड है इसका मतलब कुछ याद करो, क्या बोला था? कौन सा लॉ ओबे होगा भाई हमेशा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई थिंक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस। आप देख सकते हो दोस्तों कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज व्हिच लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देख लो दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट हो गई सबको, अब अच्छे से सबको समझ आ गया ये लॉ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस। Great to hear that. Very good students. Let us move forward. Let's move to the question number 6. There are so many big options here, but हमें वो big options देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता था। अब वही बात फिर सर रिपीट कर रहे हैं भाई, हम सीडीए की तरफ से आपको सारा कंटेंट पहुंचा रहे हैं बेटा बिना किसी स्वार्थ के। सिर्फ हमारे मन में एक ही है बस भावना कि भाई आपको हमने अच्छे से तैयार करना है ताकि आप वाकई अपना बहुत जबरदस्त एफर्ट लगा पाओ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और रियली आप डिफेंस फोर्सेस में जाने के अपने सपने को साकार कर पाओ। तो आपने भी लाइक करना है बेटा जी वीडियो, हर एक जो सीडीए की तरफ से आता है उसके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा हमारे चैनल को, ताकि आपके पास ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हर एक कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे पहले पहुंचे। बहुत बढ़िया। देन 6th क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। अब 6th क्वेश्चन आप सब फिर से जानते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने कहा है मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 18 ग्राम ऑफ वाटर। सो आई थिंक यू ऑल विल एग्री विद मी कि अगर मैं हाइड्रोजन लिख दूं, हाइड्रोजन, और अगर मैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूं तो इट इज सिंपली लाइक दिस, हाफ O2 which is giving rise to H2O. So it is simply equation like this. और अब आप सब इससे बिल्कुल सहमत होंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, वही लिखा था भाई। ऑक्सीजन का 32 था बेटा 16 into 2, लेकिन डिवाइड बाय 2 वो क्या आ गया 16 ग्राम। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आई थिंक हम लोग को याद ही हो जाता है बेटा, यू ऑल रिमेंबर दैट इज 18। तो इसका मतलब आप देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है भाई? बहुत बढ़िया, सबको पिकअप हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें यह भी होता है कई बार कि फ्रैक्शन नहीं मेंशन किया जाता, तो आप फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए 2 थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। टोटल जो मास है रिएक्टेंट का वो फिर से प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आप देखो कैसे, हाइड्रोजन अब यहाँ पे हो गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पे था 32 ग्राम। व्हाट इज 4 + 32? 36। तो यहाँ क्या आ गया बेटा 2 × 18, कितना आ गया बेटा? दैट इज 36 ग्राम। तो ये देखो दोनों हमारे हो गए इक्वल। तो यही तो बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन कैडेट्स। अब 7th क्वेश्चन भाई पेपर का क्वेश्चन है, यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि हमेशा सर कहते हैं बी अलर्ट, ताकि बिल्कुल भी वो +4 मेरा -1.33 में ना बदले। तो आओ देखें भाई, कहता विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? अब इसने बेटा पहली स्टेटमेंट में लिखा है जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हीट किया वैक्यूम में देयर इज नो चेंज इन मास। अब ये है भाई ट्रैप,
जब वो लिखता है नो चेंज इन मास तो आपका दिमाग वहां अटक जाएगा, आप कहोगे यार मास तो कंजर्व हो गया, बट प्लीज रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसके लिए एप्लीकेबल है? केमिकल रिएक्शन के लिए। बेटा दिस इज अ फिजिकल चेंज। आपको फर्स्ट चैप्टर से बात याद होगी कि किसी एलिमेंट को हीट करने से इट कैन बी ए फिजिकल चेंज ऑल्सो, इट कैन बी ए केमिकल चेंज ऑल्सो, लेकिन कुछ नया नहीं बन रहा है तो बेटा इस पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ए ऑप्शन आप गलती से भी चूज मत कर बैठना, और ये दिया भी बिल्कुल पहले नंबर पे है ताकि हमें लगे जल्दी से हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर कैडेट्स। लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब मैं ऑप्शंस आपके सामने थोड़ा सा ले आता हूं। देखो बेटा ऑप्शन बी देखेंगे, वेट ऑफ प्लेटिनम वायर इज सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, अगेन अ फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल चेंज है तो इसका मतलब भाई बी ऑप्शन भी गेम से हो गया बाहर। चलो भाई सी में चलते हैं। सैंपल ऑफ एयर इंक्रीजेस इन वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर बट मास रिमेन्स अनचेंज्ड। आई थिंक अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज। तो इन सबको अगर आपने ध्यान से देखा कैडेट्स तो आपको साफ क्लियर होगा कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा बेहतरीन आंसर है। और आप देख भी सकते हो बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। और आप सब एग्री करेंगे कि दिस रिएक्शन इज C+O2 CO2। और टोटल हमारी जो बात है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है, और इसमें बेटा 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, यानी टोटल कितना आ गया जी सम 44, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। तो दैट मींस दिस इज एप्लीकेबल टू अस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था भाई, और आपने पूरे ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया लगा सर। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडेट्स हमारे पास, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से याद हो, आपको मैंने क्या लिखाया था, आपको रिलेशन याद करें भाई, क्या रिलेशन था? E इज इक्वल टू एम सी स्केयर। बेटा E इज इक्वल टू एम सी स्केयर अगर आप देखोगे सो ये आई थिंक इट विल बी इक्वल टू C इज इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन M। और यहाँ पे आपको आई थिंक ये ऑप्शन इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये यही लिखा हुआ है बेटा इन्होंने, C इज इक्वल टू अंडर रूट E अपॉन M। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और ये हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो भी चुका है भाई। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, नाइस टू सी दैट एवरीबॉडी इज सो अटेंटिव एंड रियली दे आर फोकसिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आओ भाई आ गया हमारा 9वां क्वेश्चन। अब ये हमारे सारे लॉज के जो डिस्कवरर है उनको फिर से कर देगा भाई एक बार रिपीट। आओ देखें कैसे। कहता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, अब याद हुआ जी सबको, जोसेफ प्राउस्ट। परफेक्ट। आइंस्टाइन तो बेटा ऑब्वियसली अभी बात हुई थी, आइंस्टाइन ने तो मास एनर्जी रिलेशन दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बेटा आइंस्टाइन से रिलेटेड, तो है ना। रिक्टर ने कौन सा लॉ दिया था भाई? प्लीज रिमेंबर दैट लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। प्लीज रिमेंबर दोस्तों, क्योंकि ये नाम थोड़ा याद कम रहता है लोगों को, तो प्लीज रिमेंबर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या बेटा इसी को ये भी बोल देते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। नाम मैं बार बार याद दिला रहा हूं ताकि याद रहे। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय रिक्टर, जस्ट रिमेंबर। और डाल्टन बताया था बेटा, कौन सा लॉ दिया था उन्होंने? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और डाल्टन वैसे भी याद रहता है हम लोगों को, डाल्टन इज ऑल्सो फेमस फॉर विच थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन, है ना। तो पहला लॉ किसने दिया था भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लेवोजियर। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, किसने दिया था भाई? जोसेफ प्राउस्ट। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने दिया था जी? जॉन डाल्टन। चौथा लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट, किसने दिया था भाई? रिक्टर। तो देखो सारे के सारे लॉज हमारे टिप पे हो चुके हैं भाई तैयार, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। So आओ cadets, let's move on to the next question and the last question of the day। आओ खत्म करते हैं इसको बड़े ध्यान से। आओ भाई सबके सब फोकस करेंगे, देखेंगे भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन। Now this question is, see cadets, what is given to me, the ratio in weight by which carbon and oxygen combine in a molecule of carbon monoxide। I think you all will agree, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला तो हम सबको ही बहुत अच्छे से आता है, और बेटा उसके नाम में ही बोला हुआ उसने, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। तो इसमें कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना यार। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है दोस्तों? 12। ऑक्सीजन का क्या है जी एटॉमिक मास? याद आ गया सबको? 16। और कैंसिल करके क्या रेशियो आ रहा है दोस्तों? आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री, द रेशियो इज 3:4।
4। और अगर यही क्वेश्चन में हो जाता भाई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल, तो क्या होता भाई, तो होता 12:32, यानी इट वुड हैव बीन 3:8। तो ये जरूर ध्यान रखना है बेटा कि जिसकी भी बात वो कर रहा है, अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है तो उसके एलिमेंट की रेशियो निकाल लेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है तो उसके एलिमेंट की भी रेशियो निकाल लेंगे बेटा। सो इजंट इट? तो देखो कितने अच्छे से हमें ये टॉपिक, ये लॉज कितने जबरदस्त तरीके से समझ आ गए इस फर्स्ट लेक्चर में अपने थर्ड चैप्टर के। अब जो सेकंड लेक्चर आने वाला है उसमें इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लॉ पे बेस्ड है, वो भी चेक करेंगे भाई। लेकिन लाइक ऑल वीडियोस स्टूडेंट्स, बिकॉज ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ खड़े हैं तो आप भी बेटा देश के कोने कोने तक, हर बच्चे तक ये बात पहुंचाएं, ये शिक्षा की लहर जो है ये चलती रहे, ताकि हर बच्चा जो है वो अपनी तरफ से अपनी बेस्ट तैयारी बेटा दे पाए। सो इसी होप के साथ आप सबसे सर आज के लेक्चर में लेते हैं भाई विदा। आप सबको बहुत बहुत प्यार सीडी की ओर से, सर की ओर से। जय हिंद बेटा जी। और अपनी मेहनत जो है वो बरकरार रखना बेटा, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना बेटा, अपनी मेहनत पूरी जान लगा के हमने करनी है, ठीक है जी। तो गिव योर लेवल बेस्ट। सर बहुत जल्दी आपको सेकंड लेक्चर में मिलेंगे थर्ड चैप्टर के, तब तक टेक केयर, गुड बाय।